नमस्कार। ऑल मॉक टफ क्वेश्चन के सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। आज हम ऑलिव बोर्ड, आरबीई और पंडित के मॉक का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले का अगर वीडियोस आपने नहीं देखा जिसपे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर एंड एवरेज अगर लिख के आपको दिखाएं तो टोटल 12 लोगों का एवरेज है 160। इसमें से 10 लोगों का एवरेज है 157। ये जो 10 लोग हैं ये मिलके कितना का डेविएशन क्रिएट करेंगे? -3 गुना 10 मतलब कि -30। अगर इन 10 ने -3 का डेविएशन क्रिएट किया तो बाकी के जो 2 लोग हैं वो मिलके +30 का डेविएशन क्रिएट करेंगे, तभी तो काम होगा। तो बाकी के जो 2 लोग हैं उनको अगर हम ए एंड बी माने तो a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा? देखिए 160 गुना 2 होता, अगर क्या होगा डेविएशन कुछ नहीं होता तो, लेकिन -30 को एडजस्ट करने के लिए इन्हें +30 लाना पड़ेगा। तो 160 का डबल कितना होगा? 320 और 30 350। तो जो आंसर आना चाहिए 350 आना चाहिए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 350 कहाँ कहाँ आ रहा है? एक ही ऑप्शन है जिसमें 350 आ रहा है ना। हाँ, केवल ऑप्शन नंबर सी में दोनों को जोड़ के 350 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। लेकिन वेरीफाई करने के लिए हम और सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसा कि बोला हुआ है कि एक स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन टोटल हाइट का 60% है, मतलब ए बाई ए प्लस बी जो है ना 60% का मतलब होता है 3/5वां हिस्सा। अभी ए प्लस बी का वैल्यू 350 है, तो ए बटा 350 इक्वल टू 3/5 है, तो 5 से 70 बार में चला जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया? 210। अगर एक 210 है तो बी कितना हो जाएगा? 140। यही आंसर आना भी था। आगे चलिए। रमेश वार्षिक सैलरी का 5% निकालता है, उसे एक घड़ी खरीदता है। घड़ी की कीमत हर साल 10% क्या हो रही है? घट रही है। 2 साल के बाद उसने रजत को बेचा। रजत उसे 30,375 रुपये में बेचता है और रजत को फायदा होता है 25% का। तो बताना है रमेश की मंथली सैलरी क्या आती है। ध्यान दे, ये जो निकाल रहा है अपना ईयरली सैलरी से 5% निकाल रहा है, लास्ट में हमसे मंथली सैलरी पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, ईयरली सैलरी मान लेते हैं इसका एम है, तो इसका 5% का मतलब 1/20वां हिस्सा। इससे इसने वॉच खरीदा, लेकिन 2 साल में 10% कर करके इसका दाम कम गया। मतलब 9/10 पहले साल, फिर से 9/10 दूसरे साल। ये हो गया क्या? वॉच का कीमत या प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स। बात समझ रहे हैं? आफ्टर 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल में 10% कम हुआ है ना। लेकिन जो इसने जो बेचा रजत को, रजत निकला समझदार है। ये बोल दिया करे ये तो एंटीक पीस है, और इस पर 25% का फायदा ले लिया, मतलब 4 का सामान 5 में बेच दिया। ऐसा करके इसे मिला है 3 3 7 5 ना, तो 30 3 7 5 मिल गया। अभी हमें बताना है कि m/12 कितना होगा। ठीक है, m/12 क्यों? क्योंकि आपको चाहिए मंथली सैलरी ना, तो m/12। चलो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 से 2 बार में 5 दूना 10 चला जाएगा, और 9 से कितनी बार में जाएगा? 9 तिया 27, 3 30, 9 तिया 27, 6 9 7 63, 9 5 45। फिर ये 9 से कटना ही पड़ेगा इसको। 9 तिया 27, 6 तो अगर 67 ना, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 5 45, 375 हो गया। तो m का जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है आपका 375 गुना 200 गुना 8। आपको चाहिए m/12। तो यहाँ पे 375 गुना 200 गुने 8 को आप 12 से भाग दे दोगे, तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, और ये आ गया है 125। तो 125 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 250, और 250 तो आ जाएगा आपका 5 पे 1 2 3 4, 5 पे 4 0। सही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में है कि गारमेंट कंपनी ने 35% डिस्काउंट डिक्लेयर किया है होलसेल बायर्स को। मिस्टर गगन, उन्होंने गारमेंट खरीदा है 48,000 पे डिस्काउंट लेके, और उन्होंने सेलिंग प्राइस को ऐसे फिक्स किया कि इन्हें 30% का फायदा हो। ये 30% का फायदा जो है ना, ओरिजिनल को प्राइस पे होना चाहिए। मतलब कंपनी डिस्काउंट देने के पहले कुछ प्राइस दे रही होगी, उस पे इनको 30% का फायदा होना चाहिए। गगन जी तो बड़े चालाक निकले। तो आपको बताना है कि टोटल सेलिंग प्राइस इनका कितना होगा। तो हमें पहले पता करना होगा कि इसका ओरिजिनल प्राइस कितना था। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि ओरिजिनल प्राइस अगर पी है, इस पे 35% डिस्काउंट के बाद 48,000 देना पड़ रहा है। 35% का मतलब अगर 35% आपने डिस्काउंट दिया है तो 65% कीमत ले रहे हैं। इसका वैल्यू है 48 पे 1 2 3। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 48 पे 1 2 3 पे 20/65। अभी जो सेलिंग प्राइस है ये क्या है? इस पे आपको चाहिए 30%, मतलब कि 48 पे 1 2 3 4 5 बटा 65। 30% फायदा का मतलब होता है कि 10 का सामान 13 में बिकेगा। तो 13 पचे 65 हो गया, गया गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 9 45 है, 5 छक्के 30, 9 6 पे 1 2 3, 9 6 पे 3 0। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है कि ए एंड बी टुगेदर एक सिस्टर्न विथ मिल्क, फिल अ सिस्टर्न विथ मिल्क। ठीक है, ए जो है 15 लीटर मिल्क फिल करता है हर एक 5 मिनट में, बी 21 लीटर फिल करता है हर एक 3 मिनट में। इन हाउ मच मिनट इट विल टेक टू फिल 8 लीटर 100 लीटर मिक्स इन द सिस्टर्न। ठीक, दोनों को एक साथ फिल करना है। अच्छा बताइए, ए अगर 15 लीटर फिल करता है 5 मिनट में, तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? हर एक मिनट में 3 लीटर हो रहा है, तो 3 लीटर पर मिनट। बी की बात करेंगे तो 21 लीटर फिल कर रहा है 3 मिनट में, तो बी का इफिशियंसी हो जाएगा 7 लीटर पर मिनट। अभी इन दोनों को एक साथ काम करवाना है, तो ए प्लस बी आ जाएगा आपका 10 लीटर पर मिनट। एक मिनट में 10 लीटर, आपको कितना जाना है? 800 लीटर ना, तो टाइम हो जाएगा आपका कितना? 800 को 10 से भाग दे दोगे तो सीधी सी बात है 80 मिनट। 80 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वेरिएंस ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन 15 है, हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अब जो न्यू वेरिएंस है वो 375 हो गया, तो हमें नंबर बताना है, नंबर कितना हो। आपको ये समझना है कि अगर हर एक नंबर को आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो नया वेरिएंस होगा वो क्या हो जाता है? के स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। बात समझ रहे हो? के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। वेरिएंस की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में सीधे के टाइम्स होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो सिग्मा स्क्वायर, जिसे हम वेरिएंस बोलते हैं ओल्ड, ओ फॉर ओल्ड, ये है आपका 15, और जो सिग्मा स्क्वायर न्यू है, माफ कीजिएगा यहाँ पे एन लिख लेते हैं, ए कितना है आपका? हर एक को आपने के से मल्टीप्लाई किया, तो के स्क्वायर टाइम्स सिग्मा स्क्वायर ओल्ड हो जाएगा। मतलब कि 15 के स्क्वायर होगा, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 375। तो 15 दूना 30 और 7 15 5 75, तो के का वैल्यू कितना गया? 5। तो हर एक संख्या को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ज़्यादा कुछ मेहनत का काम है नहीं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपये, आप रुपये के टर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 पैसे हो गया 1/5 रुपये, 25 पैसे हो गया 1/4 रुपये, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सब रुपये की बात है। और ये दिया है कि 50 पैसे और 20 पैसे का जो रेशियो है ये है आपका 3:5। एक बात बताइए, 50 पैसे का मतलब 1/2 ना, और 20 पैसे का मतलब 1/5। तो हमें जो यहाँ पे रेशियो चाहिए, रेशियो ऐसा लेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए? मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीजर है। मतलब देखिए, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 आएगा, इंटीजर नहीं है, तो इसलिए 3:5 को हम 6:10 लिख दे रहे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 3:5 6:10 सेम ही है। अभी सिंप्लीफाई करने के लिए आगे जाके हम एक्स के टर्म में हम लिख देते हैं, ताकि आगे जाके कुछ कन्फ्यूजन ना हो। एक्स के टर्म में लिखने से एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, तो 10 और 6 मिलकर 16 एक्स हो गया है। तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 564 में से 16 एक्स को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू ए आ जाएगा आपका कितना? 3x, यहाँ पे आ रहा है 2x, और ये 4 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56, 141 माइनस 4x। अभी इसका जो सम है, टोटल वैल्यू कितना है? 3 2 5 में से गया, 5 में से 4 गया 1 ना, तो x प्लस 141, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 161। तो भैया x का वैल्यू कितना हो गया? 20। जैसे ही x का वैल्यू 20 है, आपको निकालना क्या है? 50 पैसे के कितने कॉइन थे? तो 50 पैसे के कितने कॉइन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको? 6x, तो 6x का मतलब हो गया 120। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऐसा करके कीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कुछ माथा पच्ची की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा एंड सुमन 5:4 है। 5 साल बाद इनके एजेस का जो रेशियो है 6:5 हो जाएगा। दानो जो है वो आपका गरिमा से 8 साल छोटा है, तो एज ऑफ दानो इज व्हाट % ऑफ एज ऑफ सुमन? एज का मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये गरिमा है, ये सुमन है, ये बोल रहा है प्रेजेंट एज का रेशियो इनका 5:4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट एज का मतलब t=0। 5 साल बाद t=5 पे इनका एज का रेशियो हो रहा है 6:5। 6:5 अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही मस्त चीज़ है। मस्त इसलिए क्योंकि सुमन के एज में भी 1 यूनिट का इजाफा है, गरिमा के एज में भी 1 यूनिट का इजाफा है, तो यूनिट एंड ईयर को हम रिलेट कर पाएंगे। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया है? 5 साल। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल हुआ है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 साल। और 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 साल। कोई दिक्कत ही नहीं। बोला है दानो गरिमा से कितना? 8 साल छोटा है, तो एज ऑफ दानो, ठीक, एज ऑफ दानो कितना हो जाएगा? 25 में से 8 गया 17। हमें परसेंटेज चाहिए ना, तो परसेंटेज कितना है? दानो का एज 17 है और सुमन का एज कितना है आपका? 20। तो बताना 17 20 का कितना परसेंट है? 100। तो 17 × 85 होगा, 85%। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 में ए एंड बी एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, 2 वैकेंसी है। ठीक है, चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए एंड बी 1:5
1/9 एंड 7/10 है। हमें बताना है कि इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, इस बात की प्रायिकता क्या है। देखिए कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे आपको ए समझना है कि ए का सिलेक्ट होना एंड बी का सिलेक्ट होना दोनों इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि 2 पोस्ट के लिए गए हैं, मतलब दोनों को वैकेंसी थी, जॉब मिल ही सकता था। तो यहाँ पे सिलेक्शन, एक मिनट, हाँ, सिलेक्शन ऑफ ए एंड सिलेक्शन ऑफ बी आर इंडिपेंडेंट, ये होना बहुत जरूरी है। हालांकि बिना इस बात को ध्यान में रखे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ऑप्शन मैच कर जाएगा, और क्या ही फर्क पड़ता है, ऑप्शन मैच कर गया तो आंसर जो मार्क्स तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये लॉजिक समझना जरूरी है। जब भी दोनों का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो दोनों के प्रोबेबिलिटी को आपको निकाल के गुना करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? हमें दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है, गुना करना है। अब यहाँ पे जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट होता है तो ए डैश बी डैश, ये हर एक कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब अगर हम बोले कि ए प्राइम एंड बी प्राइम क्या इंडिपेंडेंट होगा, बोलेंगे कि बिल्कुल होगा। अगर ए के जीने से बी को कुछ लेना देना नहीं है तो ए के मरने से भी क्या ही लेना देना होगा। बस समझ गए? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जीवन में काम आएगा। अभी आपको पी ए बार लेना है। ए के सिलेक्ट होने का चांसेस था 1/9, तो ए के रिजेक्ट होने का चांसेस 8/9 होगा। बी के सिलेक्ट होने का चांसेस था 60/10, तो बी के रिजेक्ट होने का चांसेस होगा 3/10। यहाँ पे कितना हो गया 8/9, और यहाँ पे आ गया 3/10। 3 3 9, 2 चौक 8, 2 5 10, तो आंसर आ रहा है 4/15। ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। इधर है कि बेस ऑफ एक राइट प्रिज्म है, वो इक्विलेटर ट्रायंगल है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म जो है 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाइट ऑफ प्रिज्म 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें बताना वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होगा। अभी आपको ये समझना है कि यहाँ पे प्रिज्म दिया हुआ है, पिरामिड नहीं है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है कितना होता है? ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। शायद आपको पता होगा, नहीं पता है फिर भी ध्यान में रखो, पेरीमीटर ऑफ बेस को हम हाइट से गुना करते हैं। यहाँ पे कोई लेटरल हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो LSA का वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया है 1512, इसका वैल्यू होगा पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा 3A। 3A क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल है, इसका साइड A होगा तो हो जाएगा पेरीमीटर 3A। हाइट का वैल्यू क्वेश्चन ने दे दिया है 21, तो 21 से कितनी बार में जाएगा? 21 छक्के 21 सत्ते 147 यानी 21 दूना 42। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है 24। अभी आपको चाहिए एरिया, एरिया नहीं वॉल्यूम चाहिए ना। तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, इसको गुना करना होगा हाइट से। उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये आ गया √3/4, और यहाँ पे 24 गुना 24, और इसको गुना करना है आपको किससे? 21 से। 4 से 6 बार में ये आ गया 144 को आपको गुना करना है 21 से। तो 21 चौका 84, 84 8 92 एंड 21 एंड 9 30, 3024 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना है 8 का पावर 3 एंड 16 का पावर 5 का। यहाँ पे देखिए 8 का पावर 3 गुना 16 का पावर 5 है। 8 के पावर 3 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 9, 16 के पावर 5 को लिख सकते हैं 2 का पावर 20, जो मिल के आ गया 2 का पावर 29। तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये सीधे आ जाएगा आपका 29। यही सही आंसर है। लॉजिक क्या है देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई नंबर आपने लिखा है, या 2 का पावर 3 है गुना 3 का पावर 5 है गुना 7 का पावर 11 है। अगर इसका को चाहिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में करना क्या होता है कि जितना भी प्राइम नंबर है उसको काउंट करना है एंड उसके किसी भी पावर को भी काउंट कर लेना है। प्राइम फैक्टर्स किसी भी पावर, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर पावर में होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर्स के केस में 2 को भी काउंट करेंगे, 2 के पावर 1 को भी काउंट, मीन्स यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 2 के पावर 1, फिर 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ये भी काउंट करेंगे। फिर 3, 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 3, ऐसे करके 3 का पावर 5 को भी काउंट करेंगे। 7, 7 का स्क्वायर डॉट 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 7 का पावर 11। मतलब प्राइम नंबर एंड उसके किसी भी पावर को काउंट करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3। तो तरीका क्या होता है कि सब पावर को ऐड कर दीजिए, 3 जोड़ 5 जोड़ 11, 11 5 18 3, 11 5 16 3 19। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 19, और यहाँ पे क्या आ गया था आंसर 29। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे एक मिल्कमैन 20 लीटर दूध मिक्स करता है, 20 लीटर पानी मिक्स करता है 80 लीटर दूध में, एंड इसको बेचने के बाद सेलिंग आउट 1/4 ऑफ द मिक्सचर, मतलब 1/4 अगर मिक्सचर बेच दिया, उसके बाद क्या करता है? ही पोर्ड वाटर, बाकी का जो मिक्सचर है उसमें ये पानी डाल के उसको ओरिजिनल क्वांटिटी में बना देता है। अभी आपको बताना है कि प्रेजेंट रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द मिक्सचर क्या होगा। कोई बात नहीं, अभी आराम से देखिए।
इनिशियली अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, आपका पानी है, माफ़ कीजिएगा, हाँ ये आपका वाटर है, ये मिल्क है। वाटर एंड मिल्क का रेशियो कितना है, 20:80, मतलब कि 1:4 है इनका रेशियो। हमें बोल सकते हैं कि वाटर है आपका 20% है, मिल्क क्या है 80%, बोले कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज है 20%, तो मिक्सचर में से कोई भी क्वांटिटी उठा लीजिए, वो तो 20% ही रहेगा, बोले कि ये भी सही है। तो एक है अपने पास 20%, दूसरा क्या है, जब आप प्योर वाटर मिला रहे हो तो वो तो हो गया 100%, बोले कि ये भी सही है। अब क्या है कि देखिए, 1/4 बेच दिया है आपने, 1/4 बेच दिया है, मतलब क्या बचा है, एक हिस्सा बेच दिया, बचा क्या 3 हिस्सा। तो ये जो 20% है ये आपका 3 हिस्सा है। जो 1/4 आपने बेचा था वही तो पानी मिला रहे हैं, तो पानी का आप एक हिस्सा मिला रहे हैं। अभी यहाँ पे आप सीधे का सीधे आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज एलिगेशन सब एक ही चीज़ है। तो 20×3 = 60 और ये 100 आ गया, इसको 4 से भाग देंगे तो 160 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4×4 = 16, 40। तो एवरेज हो गया 40%। इसका मतलब अभी वाटर एंड मिल्क में वाटर हो गया है 40%, तो बाकी का क्या बचेगा, मिल्क, तो मिल्क बचेगा कितना, 60%। तो ये रेशियो हो गया 2:3 का। क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसको हम मीन्स बेसिक से, एकदम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते थे, वो कैसे करेंगे आइए देखिए। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि ये आपका पानी है और ये क्या है, आपका दूध है। तो पानी कितना है 20 लीटर एंड दूध कितना है 80 लीटर, कोई बात नहीं, टोटल मिला के 100 लीटर आ रहा है। अभी हुआ क्या है कि इसके 1/4 को आपने बेच दिया, अगर 1/4 बेच दिया तो बचा कितना, 3/4। 3/4 का मतलब मिल्क बचा है 60 यूनिट और ये बेच गया है कितना, अब 15 यूनिट बच गया, 75 बचा है, बाकी का 25 तो बिक गया। सेल कितना हुआ है, तो बोलेंगे कि सेल हो गया आपका 25 लीटर सेल हुआ है। अभी जो क्वेश्चन में बोला है कि अब आपको इसमें 25 लीटर पानी ऐड करना है, तो 25 लीटर पहले, 15 लीटर पहले से था, 25 आपने ऐड किया, पानी हो गया 40 लीटर, मिल्क तो अभी भी 60 लीटर है। ये रेशियो देख लीजिए 2:3 का हो रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 में कि ए बी कॉर्ड है माइनर सेगमेंट का सर्कल का, सेंटर ओ है, सी पॉइंट है ए एंड बी के बीच में, माइनर आर्क पे ही है। टेंजेंट एट ए एंड बी मीट करता है डी पे, ए सी बी का वैल्यू 108 डिग्री है, तो हमें वैल्यू ऑफ ए डी बी बताना है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले डायग्राम बना के। हाँ, ये डायग्राम हो गया है आपका, ए एंड बी एक कॉर्ड है, माइनर कॉर्ड, माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो ए बी हो गया एंड ए बी के बीच में कहीं पे हमने ले लिया है सी। अभी ए एंड बी पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, टेंजेंट कहाँ पे कट कर रहा है, टेंजेंट इतना ही था, पॉइंट डी पे कट कर रहा है, तो हमने इसको पॉइंट डी पे कट करा दिया। अभी क्वेश्चन बोलता है कि ए सी बी का वैल्यू 108 डिग्री है। ध्यान दे, ए सी इधर हो गया, बी इधर हो गया, यहाँ पे ए वाला जो एंगल है कितना है 108 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर इधर 108 डिग्री है तो हम ऑपोजिट साइड में ऐसे बनाएं तो ये वाला कितना होगा, आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही आसान है, इसका नाम डी था ना यहाँ पे, ए पॉइंट सी था, माफ़ कीजिएगा, तो इस पॉइंट का नाम पी रख दीजिए। ए पी भी कितना हो जाएगा, ऑपोजिट को ऐड करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना, ये 108 है तो ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री, यहाँ तक कोई बात नहीं। अच्छा, अगर हम पूछे सेंटर पे एंगल कितना होगा, तो सेंटर पे सर्कमफेरेंस का डबल होता है, तो 72 का डबल यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 डिग्री, ये ओ हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ का एंगल एंड यहाँ का एंगल, इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री पहले से ही है, तो दो एंगल पहले से ही 90 है, तो सम उसका 180 आ रहा है, तो बाकी दोनों का भी सम 180 होना चाहिए। मतलब कि 144 डिग्री में अगर आप एंगल ए डी बी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए डी बी कितना हो गया, ए डी बी, माफ़ कीजिएगा, ए डी बी हो गया 36 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 36, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें एस पॉइंट है ऑन साइड पी आर, एस इज अ पॉइंट ऑन द साइड पी आर। क्वेश्चन में भी दिया है ये दोनों बराबर है और कुछ वैल्यूज दिया, हमें पी एस बताना। तो जाहिर सी बात है कि देख ही के लग रहा है कि एंगल बराबर दे दिया और क्या क्या कर दिया, मतलब सिमिलर ट्रायंगल हो सकता है। पी आर के ऊपर एक पॉइंट एस है, तो हमने यहाँ पी लिख दिया, आर लिख दिया एंड यहाँ पे क्यू लिख दिया, और एंगल क्यू आर पी का वैल्यू एंगल पी क्यू एस के बराबर है, समझ गए, पी क्यू एस। तो यहाँ पे ऐसे करके एस ड्रॉ कर दो, ये हमने एस मान लिया, क्यू आर पी ये वाला एंगल एंड पी क्यू एस ये वाला एंगल बराबर है। तो दो ट्रायंगल, और कुछ डेटा दिया है, पी क्यू का वैल्यू 12.6 है, ये है 12.6, पी आर यहाँ पे वैल्यू है आपका 18, आपको पी एस बताना है। कोई बात नहीं, दो ट्रायंगल सिमिलर है, कौन कौन, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल पी,
देखिए पी तो दोनों में बराबर है, यहाँ का एंगल क्यू और यहाँ का एंगल आर है, तो आर एंड क्यू ये हो गया सिमिलर। सिमिलर होते ही आप बोल सकते हो कि इसका मतलब पी क्यू बटा पी आर का जो वैल्यू है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, पी एस चाहिए ना, तो हमने पी एस लिख दिया, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, पी क्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट पी एस है, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट पी क्यू है। तो पी एस का वैल्यू आ गया पी क्यू स्क्वायर बटा पी आर, मतलब कि 12.6 गुना 12.6 बटा 18, 18 सत्ते 56 ना, तो 0.7 बार में चला जाएगा, 7 छक 42 बरसते 84 या 4 88, तो 8.82 सेंटीमीटर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। पैरेललोग्राम 12-14 दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया है, दूसरा डायगोनल बताना है। देखिए पैरेललोग्राम में बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि डायगोनल के सम का जो स्क्वायर होता है, डायगोनल के लेंथ के सम का, चलिए लिख लेते हैं ना, ए बी सी डी, और ये आपका एक डायगोनल हो जाएगा एंड ये दूसरा डायगोनल हो जाएगा। ध्यान रहे क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। इसका प्रूफ भी है, तो जो डायगोनल के स्क्वायर का सम है, मतलब कि तो जो डायगोनल के स्क्वायर का सम है, मतलब कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये बराबर होगा 2 टाइम्स जो एडजेसेंट साइड है, मतलब कि ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर लिखा है समझ में नहीं आया, तो आप ऐसे समझिए, डायगोनल के जो स्क्वायर का सम है, ए सी स्क्वायर जो बी डी स्क्वायर, ये बराबर होता है हर एक साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब कि ए बी स्क्वायर होगा, यहाँ से बी सी स्क्वायर होगा, यहाँ से सी डी स्क्वायर होगा, यहाँ से ए डी स्क्वायर होगा। हमें पता है ए बी एंड सी डी बराबर है एंड ए डी एंड बी सी बराबर है, इसीलिए हम इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। ये रिजल्ट आप याद कर सकते हैं, हालांकि इससे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन इसको याद करना भी तो आसान है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ए सी एक डायगोनल दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर हो गया, दूसरा डायगोनल बी डी हमें निकालना है, ये वैल्यू आएगा 2 टाइम्स 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और ये हो जाएगा आपका प्लस 196, तो 6 4 10 9 4 13 1 14, 1 और 1 2 3, 340 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 680। तो बी डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ये 256 चला जाएगा, मतलब कि 424 ना, 256 × 424 बिल्कुल सही। तो बी डी का वैल्यू आ गया है 2√106, तो 2√106 सही आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 में कि A1 A2 दो रेगुलर पॉलीगन है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ A1 जो है 1 to 6 0 00 नहीं हो, ये 1 to 6 0 डिग्री होगा, और यहाँ पे बोला है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ A2 जो है एक्सटीरियर एंगल से 1560 नहीं 156 डिग्री होगा। तो हमें बताना है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ A1 एंड A2 का सम कितना होगा। सबसे पहले आपको समझना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1 2 6 0 0 से 0 जाएगा 18 से 7 बार में, तो n का वैल्यू आ गया है 9। इसका मतलब होगा कि जो A1 है उसके लिए n1 या फिर n का वैल्यू हो गया 9। फॉर A2 जो दूसरा पॉलीगन है उसके केस में पहले आपको समझना है कि इंटरनल एंगल अगर A है एक्सटर्नल एंगल B है, तो इन दोनों का योग होता है आपका 180 डिग्री। ये बोला है कि A माइनस बी अगर करेंगे तो A आ रहा है आपका 156 डिग्री। यहाँ से हम B निकाल लेते हैं, 2B का वैल्यू कितना आ रहा है 24, तो B का वैल्यू कितना आ गया 12 डिग्री। B 12 डिग्री मीन्स हर एक एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री है, तो फिर नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा। ध्यान दे जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो कितना होता है, B का वैल्यू हो जाएगा 360/n होता है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 30। मतलब जो सेकेंड पॉलीगन है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 30, हमें इन दोनों का सम चाहिए, तो सम कितना आ जाएगा 39, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि दो कोड है ABCD, हमने डायग्राम अलग से बना दिया, यहाँ पे थोड़ा विजिबल नहीं था, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है और विथ सेंटर मतलब सेंटर सर्कल का सेंटर वो है, ये दोनों आपस में P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। AOD का वैल्यू 15 है एंड BOC का वैल्यू 65 है, तो हमें BPC बताना है। तो 65 और 15 80, 80/2 मतलब ये 40 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आया चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो एंगल दिया है BOC, ये कितना दिया है, BOC दिया है आपका 65 डिग्री, ठीक है। और AOD इधर जो एंगल दिख रहा है ना AOD, इसका वैल्यू कितना है 15 डिग्री। यहाँ तक समझ गए। अभी आइए हम क्या करते हैं, B एंड D को ऐसे ज्वाइन करते हैं। B एंड D को ज्वाइन किया, एक बात बता दो, क्या एंगल BDC का वैल्यू 1/2 एंगल BOC होगा, बोल के बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा, अगर हम आपसे पूछे एंगल ABD का वैल्यू कितना होगा, ये बोलोगे कि देखो ABD तो सेंटर पे सर्कमफेरेंस पे एंगल है,
यह जो एंगल एट सर्कम सेंटर है एंगल BOD, इसका हाफ हो जाएगा। बहुत सही। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है BPC। ध्यान देना है BPC है आपका इधर। ठीक, चलिए हम इस सिनारियो को थोड़ा दर्शाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे B है, D है, P ऐसे गया है और C ऐसे गया है। आप समझ पा रहे हैं? ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है P। यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है। हमें चाहिए BPC, ये वाला पार्ट चाहिए। तो BPC एक्सटर्नल एंगल है। जो BPC है दोस्त, ये क्या हो जाएगा, ये बोले अच्छा ये पॉइंट A था, ये भी ध्यान रख लीजिए। ये आ जाएगा एंगल PBD प्लस एंगल PDC। PDC नहीं PDB, मतलब PBD एंड PDB को अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये जो PBD है और ABD तो बराबर है, तो ऐसा लग रहा है कि PBD का वैल्यू है 1/2 ऑफ BOD, मतलब कि बिल्कुल सही। और PDB यहाँ पे हो गया, और जो PDB है मतलब कि BDC है वो 1/2 ऑफ BOC है, 1/2 ऑफ एंगल BOC हो गया। बस यहाँ से काम खत्म, 1/2 कॉमन ले लेंगे, एंगल BOD प्लस एंगल BOC आ जाएगा। एंड BOD प्लस BOC मिलकर 80 आ रहा था, 80 का आधा कितना हो गया, 40 डिग्री। तो इस केस में आप याद रख सकते हैं कि आंसर कितना होता है, उसका हाफ होता है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे जो पावर्स है ना, जैसे 2 का पावर 3 है, फिर पावर 5 है, फिर पावर 6 है, इसको आप एक साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसको न्यूमरेटर में लिखोगे। मतलब 2 का पावर 3 गुना 5 गुना 6 ये न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, करनी के ऊपर या फिर जो आपका सर्ड है उसके ऊपर जो है, जैसे यहाँ पे सर्ड में क्या है 2 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, 3 दिया है, तो 2 गुने 7 गुना 3 को हम इधर लिखेंगे, तो 3 दूना 6 चला जाएगा। वैल्यू आ जाएगा 2 का पावर 15/7। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक पिरामिड है स्क्वायर बेस का, जिसका साइड है 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ पिरामिड 12 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड बताना है। कोई बात नहीं, टोटल सरफेस एरिया बताने के लिए लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, और लेटरल सरफेस एरिया के लिए आपको क्या चाहिए होगा, स्लैंट हाइट, हमें इसका पता करना होगा। ठीक है, तो स्लैंट हाइट कैसे पता करेंगे, आसान है। यहाँ पे जैसे हमने एक ऊपर एक पॉइंट लिया है और इससे हम सबको ऐसे ज्वाइन करके पिरामिड बनाएंगे। पिरामिड के केस में ऊपर एक पॉइंट होता है, ध्यान रखना। पिरामिड जो है आपका शंकु या फिर कोन की तरह होता है। ठीक, और एक होता है प्रिज्म। प्रिज्म कैसा होता है ये बात बताने की जरूरत नहीं है, प्रिज्म आपका। और एक और जो होता है प्रिज्म आपका बेलन की तरह होता है। चलो ठीक है, ए मोर और लेस, हाँ ऐसा हो गया। इसका नाम हम रख लेते हैं ABCD। AO है, ODC, OAC, OAD, OAB, OBC, ये सब है आपका स्लैंट फेस। स्लैंट हाइट का मतलब है कि ये जो वर्टेक्स है ऊपर, उससे हम स्लैंट एज, मतलब ये जो एज है ना, एज, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो स्लैंट फेसेस होता है ना, उसके हाइट को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ए है L, हमें इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में दिया है कि ये सब कितना है, 8 है ना, जो साइड का लेंथ है वो 8 है, 8 है, 8 है, तो सभी जगह 8 हो जाएगा। एंड हाइट ऑफ पिरामिड है 12। हाइट ऑफ पिरामिड का मतलब होता है दोस्त, यहाँ से पूरा हाइट, मतलब टॉप से आपको जो पिरामिड का बेस है ना, उसके मिड में आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मतलब पिरामिड के बेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ पिरामिड। ये वाला वैल्यू है 12। फिर यहाँ से ऐसे आप ज्वाइन करेंगे। ठीक, ये ज्वाइन करेंगे तो ये कितना होगा, ये 8 का आधा हो जाएगा, मतलब कि 4। और अब आप सिनारियो को समझिए। सिनारियो कुछ ऐसा है, ये हो गया हाइट ऑफ पिरामिड, ये ऊपर है, इसका नाम आप M रख लीजिए, M। ये है 12। यहाँ से आपको जो साइड है, साइड का आधा यूनिट चलना पड़ेगा 4। क्यों, क्योंकि ये तो एकदम पूरा का पूरा पैरेलल होगा ऐसे करके। तो ऑपोजिट साइड जो होगा वो कितना होगा, 8 है, 8 हो जाएगा। ये पैरेलल है तो ये भी 8 हो जाएगा। इसका आधा है, सिमेट्री से एकदम बीच में आ जाएगा, तो ये 12 हो गया, 4 हो गया। जो आपका स्लैंट हाइट पहले था वो आपका क्या हो गया है, L। तो L यहाँ पे कर्ण का काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है। तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो 4√10 आ जाएगा। L का वैल्यू आ गया है। जैसे ही L का वैल्यू आया, आपको TSA चाहिए ना, TSA होगा लेटरल सरफेस एरिया में आपको एरिया ऑफ बेस को जोड़ देना है। बात समझ रहे हो ना। पिरामिड के केस में जो LSA होता है, ये होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। यहाँ पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा, 4A, फिर लेटरल हाइट L प्लस एरिया ऑफ बेस यहाँ कितना आ रहा है, A²। तो देख लीजिए 4A मतलब 2A, A का वैल्यू कितना है 8, मतलब 16 आ गया। 16 इंटू 4√10 प्लस यहाँ पे आ गया 64। दिख रहा है आपको, 64 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, √10 + 1।
तो 64 इंटू रूट 2 10+1 सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अगर आपको इसका लॉजिक पता है तो आपको इतना देर तो लगेगा नहीं सॉल्व करने में, क्योंकि आपको किसी को समझाना थोड़ा नहीं, आप तो तुरंत कर लोगे, है ना। आगे चलिए। नंबर 20 में दिया है कि हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर है 50 सेंटीमीटर, बेस का डायमीटर है आपका 14 सेंटीमीटर। ध्यान दे डायमीटर 14 है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं। दो आइडेंटिकल कोनिकल होल ड्रिल किया गया है, उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है रिमेनिंग सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया है कितना होगा। एक बात बताइए, आपको ये समझना है कि जो हमने होल ड्रिल किया है ना कोनिकल होल, उसका बेस और सिलेंडर का बेस दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों का रेडियस है 7 यूनिट, मीन 7 सेंटीमीटर। तो एक होल ऐसे जाएगा, दूसरा होल ऐसे चला जाएगा। अब जो ये फॉर्मेशन बचा है इसका हमें एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है, इसको हम बोल सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। बोले कि ठीक है, इसमें आपको सी एस ए ऑफ 2 होल्स, जो 2 होल है उसके सी एस को ऐड कर लो, बस बात खत्म, पैसा आ जाओ। ठीक। तो जब हम ए करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हमारे पास कोनिकल होल है उसका स्लैंट हाइट चाहिए। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में तो हाइट दे दिया है, हाइट दे दिया है 24 और रेडियस दे दिया है 7, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। आइए यहाँ पे सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2πr/h, तो 2π रेडियस कितना है 7, हाइट दे दिया है क्वेश्चन में कितना 50, प्लस 2πrl, तो पाई रेडियस कितना है 7, एल कितना है आपका 25। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पाई कॉमन ले लो, तो कितना हो गया 700 इधर आ गया ना, 700 प्लस 25 दूना 50, 7 350। तो यहाँ से आपको पता चल गया 1050 पाई इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 से एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है बी पे, ए सी का वैल्यू दिया है ए बी माइनस बी सी दिया है, आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी चाहिए। चलो ये भी आराम से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बी पे 90 डिग्री है, ये बी हो गया 90 डिग्री, इधर ए हो गया, इधर सी हो गया। ए सी यहाँ पे वैल्यू दिया है 3√5 और ए बी माइनस बी सी, ए दिया है आपका 3, मतलब ए है एन बी है। तो हमें पता चल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू होगा 3√5 का स्क्वायर, तो 9 × 5 = 45, और ए माइनस बी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 3। तो यहाँ से हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू 6 एंड बी का वैल्यू 3, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 36 9 45, हाँ सेटिस्फाई कर, बस काम खत्म। अब आपको क्या चाहिए, ए चाहिए आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होगा, ए हो गया कॉस स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर बटा एच स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर सी कितना हो जाएगा, ए आ गया है आपका बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अभी एच स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 45, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 36 में से 9 गया कितना हो जाएगा 27, 27 बटा 45 को लिख सकते हैं 3/5, 3/5 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। काम खत्म, पैसा आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 में x + y + z दिया है, x² y² z² दिया है, वाई स्क्वायर का वैल्यू xz दिया है। आपको बताना है z एंड x के बीच का डिफरेंस क्या है। आइए क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो पहला पार्ट है कि xz का वैल्यू y² दिया है, तो देखिए अपने पास जो है x² + y² + z², इसको हम लिख सकते हैं x² जो z² प्लस y² की जगह हमने लिख दिया xz, और इसका वैल्यू कितना है 91। एक और जो पार्ट दिया है उसमें x + z का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 13 - y होगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आएगा x² + z² प्लस 2xz, इसका वैल्यू है y² + 169 - 26y 26y, एक मिनट, हाँ 26y आ गया। हम ध्यान देना चाहते हैं कि y² का वैल्यू xz के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है ना, तो ये y² xz के बराबर है, तो एक xz चला जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा x² + z² प्लस xz का जो वैल्यू है ये आ गया 169 - 26y, जबकि इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना 91, तो 91 का वैल्यू कितना आ गया 169 - 26y, बस 26y का वैल्यू कितना आ गया 78 है, तो y का वैल्यू आ गया है 3। अभी हमें पता चल गया y का वैल्यू कितना है 3। आपको x एंड z के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो xz का वैल्यू कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से x + z आ जाएगा, x + z कितना आ गया है, और 13 में से 3 गया 10। तो देखिए x का वैल्यू 9 एंड z का वैल्यू 1, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x - z कितना हो जाएगा 8, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 में एक कंटेनर है और सर्टेन क्वांटिटी उसका कुछ है, वो मिल्क से फुल है, इसमें से 80 मिलीलीटर सॉल्यूशन को निकाला गया है और उसको रिप्लेस किया गया है पानी से। इस प्रोसेस को रिपीट किया गया है 3 और बार के बाद रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क है आपका
65:16 आपको बताना है कि कैपेसिटी ऑफ कंटेनर क्या था। एक बात आप आराम से सुनो, अगर आपका वाटर इज टू मिल्क दिया है 65/16 एंड निकालने के बाद हम क्या ऐड कर रहे थे, वाटर ऐड कर रहे थे, तो हमारा इंटरेस्ट होगा मिल्क बाई टोटल कितना है। मिल्क बाई टोटल आ रहा है आपका 16/81। क्वेश्चन में दिया है कि एक बार तो निकाला गया एंड इस प्रोसेस को 3 और बार दोहराया गया, मतलब टोटल 4 बार दोहराया गया। यहाँ पे आप देखोगे भी ये 2/3 का पावर कितना है, 4 है। तो भैया 2/3 का पावर 4 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का पावर 4 हो गया आपका 2/3 का पावर 4। इसका मतलब होगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 2/3। अभी आप सोच रहे होगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस श्रेणी का नाम है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कंटेनर फुल है, इसमें से अगर आपने 20% निकाल के फिर रिप्लेस किया, तो एक बात बताइए, ये जो मिल्क पहले था, मिल्क का कितना हिस्सा बचेगा, मिल्क का 20% आपने निकाल लिया तो बचेगा 80%। तो ये जो 4/5वां पार्ट बच रहा है ना, यही आपका क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्योंकि आप डाल तो रहे हो पानी, तो मिल्क कब चेंज होगा, निकालते टाइम ही। अगर आपने 20% निकाला है तो 80% बचेगा ना, तो 80% ही तो है 4/5। तो आप समझ गए। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ईच ट्रायल में या ईच रिप्लेसमेंट में के बाद 2/3 मिल्क बचता है। अगर 2/3 मिल्क बचता है मतलब 1/3 रिप्लेस हो रहा है। बात समझ गए, 1/3 रिप्लेस हुआ तभी तो 2/3 बचेगा। और एक क्वेश्चन में बोला है कि 80 मिलीलीटर को रिप्लेस कर रहे हो, तो मतलब 1/3 का वैल्यू कितना है, 1/3 का वैल्यू हो गया 80 मिलीलीटर। तो जो फुल है वो कितना हो जाएगा, 240 मिलीलीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, नंबर 24 में है कि एक से 70% केस में सही बोलता है, वाई 90% केस में सही बोलता है। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे सेम फैक्ट को बोलने में। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देख लीजिए। अगर एक से 70% सही बोलता है तो यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सही है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स है। सही बोलने की प्रायिकता इसका 7/10 हो गया, तो झूठ बोलना होगा 3/10 से। y के केस में सही बोलना होगा 9/10 से, झूठ बोलना होगा 1/10 से। हमें कॉन्ट्राडिक्ट करना है, तो जो कॉन्ट्राडिक्ट करना है इसके लिए क्या होगा, एक से सही बोला है तो y को झूठ बोलना पड़ेगा, और एक से झूठ बोला है तो y को सही बोलना पड़ेगा। प्राइम का मतलब हम ये ले रहे हैं झूठ, और x का मतलब ले रहे हैं कि सही बोल रहा है। तो x ने सही बोला 7/10 से, और y ने झूठ बोल दिया 1/10 से। x ने झूठ बोला है 3/10 से, y ने सच बोल दिया 9/10 से। तो 9 × 27 = 7, 34/100 आ रहा है, जिसको आप 0.34 बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि एक रिवर है, उसमें Q है मिड पॉइंट, 2 पॉइंट है P एंड R, उसका मिड पॉइंट है Q ऑन द सेम बैंक ऑफ द रिवर। अच्छा चलिए ठीक है, एक बोट कैन गो फ्रॉम P to Q एंड बैक इन 12 आवर्स एंड फ्रॉम P to R इन 16 आवर 40 मिनट, देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक फ्रॉम टू गो फ्रॉम R to P। देखिए भावनाओं को समझिए, पहले पूरा का पूरा डायग्राम बना लीजिए आप। ये है आपका P और ए है पॉइंट R और ए है पॉइंट Q। धारा का फ्लो कोई एक डायरेक्शन में होगा, ये बात आपको समझना है। क्वेश्चन में बोला है कि ए बोट कैन गो फ्रॉम P to Q एंड बैक इन 12 आवर्स, मतलब ये जो डिस्टेंस D यूनिट है ये जाएगा एंड आएगा कितना में, 12 घंटे में। ये नहीं बोलना है कि 6 घंटे में इसका मतलब चला जाएगा, नहीं। P से R कितना दूर में जाएगा, बोले कि P से R जाने में इसको लग रहा है 16 आवर 40 मिनट्स। ये बात समझ गए, ठीक। अगर P से R जा रहा है और हम धारा का फ्लो मान लेते हैं टुवर्ड्स Q, मतलब P से R की तरफ धारा का फ्लो है, तो अगर P से R जाने में इसे लग रहे हैं 16 घंटे 40 मिनट, तो क्या हम बोल सकते हैं कि P से Q जाने में इसे कितना लगा होगा, इसका जस्ट आधा, क्योंकि आधा दूरी पे है। यहाँ से यहाँ जाने में इसे लगेंगे 8 आवर्स 20 मिनट्स। तो P से Q जाने में लग रहा है 8 आवर 20 मिनट्स। फिर आपको क्या बताना है, देन R से P जाने में कितना टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। तो टाइम फ्रॉम या टाइम टेकन, ऐसे लिख लीजिए, टाइम टेकन टू गो टू P फ्रॉम Q कितना होगा। ध्यान से देखिए, P से Q गया, फिर Q से P आया, तो टोटल लगा 12 घंटे। P से Q जाने में लग रहा है 8 घंटा 20 मिनट। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे लगेगा 3 आवर 40 मिनट्स। बोला कि बात तो सही है, Q से P आने में अगर 3 आवर 40 मिनट्स लग रहा है, तो टाइम टेकन टू गो टू P
फ्रॉम आर कितना होगा, इसका डबल, मतलब 6 घंटा 80 मिनट। 6 घंटा 80 मिनट को आप बोल सकते हो 7 आवर 20 मिनट्स। 7 आवर 20 मिनट्स का मतलब होता है 1/3 घंटा। तो 7 होल 1/3 घंटा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि एक इंसान 15,000 इन्वेस्ट करता है एक स्कीम में जो 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट है एनुअली, मतलब इतना ऑफर कर रहा है, 10% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है एनुअली। उसने पैसे को इन्वेस्ट किया, जब 2 साल बाद उसको मिला। इस बार उसने इन्वेस्ट किया है 5% की दर से, और ये 3 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट है। अभी आपको बताना है टोटल इंटरेस्ट इन सालों में इसे कितना मिलेगा। बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे इसका प्रिंसिपल है कितना है, 15,000। कोई बात नहीं, अभी इसने 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इसे जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेंगे 2 साल के लिए कितना हो जाता है, 10 का 21% हो जाता है। ये तो आपको पता है। यहाँ पे जो इसे अमाउंट मिलेगा कितना मिलेगा, इसका 21% कितना हो जाएगा, 1 मिनट, इसका 21% निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। एंड 21 × 5 = 105 और 21 × 10 = 31, 31 50 हो जाएगा। इसमें 31 50 जोड़ेंगे तो अमाउंट आ रहा है आपका 0 5 1 18, 18,150 रुपये हो गया। एंड अभी जो आपका फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करना है आपको, ये जो 18,150 रुपये है इस पे 5% की दर से 3 साल के लिए लगाना है ना। तो हमने लगा दिया, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से 5 दूना 10 चला जाएगा, तो 15 तिया 45, 18 तिया 54/2, ये कितना आ जाएगा 2722.5। तो ऐसा इतना है, CI इतना है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 2 5 2 7 58 72.5। हालांकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जरूरत थी ही नहीं। बोलोगे क्यों, जैसे ही हमें पता चला 3150 रुपये इसका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, तो जो भी आंसर आएगा 3150 से ज़्यादा ही आना चाहिए। 3150 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, तो और कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने आपको पूरा तरीका बता दिया। 27 है कि नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 9 2 एंड 5 और रिमाइंडर आपका क्या है 1 1 एंड 3। तो रिमाइंडर क्या होगा जब उसको हम 90 से डिवाइड करेंगे। कैसे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए 9 से हमने डिवाइड किया, नंबर कुछ था, यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख रहे हैं, रिमाइंडर, और नीचे क्वोशेंट लिखेंगे, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया 1 आया, यहाँ पे कुछ क्वोशेंट रहा होगा, ठीक है। Q1 हमें पता नहीं है क्या है। फिर इस Q1 को आप 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है, फिर से 1 आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, क्वोशेंट Q2 रहा होगा, क्या है हमें पता नहीं है। फिर इस Q2 को आप 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, यहाँ पे क्वोशेंट Q3 रहा होगा, क्या है हमें पता नहीं। यही होता है ना। तो हम Q3 को कुछ भी मान सकते हैं, हमने 0 मान लिया। तो कैसे निकालेंगे Q2 को, 5 एंड 0 को गुना करेंगे एंड 3 जोड़ देंगे। 5 एंड 0 को गुना किया, 3 जोड़ दिया, तो कितना आ गया 3। ध्यान दे, यहाँ पे आप कुछ भी मानिए Q3 फर्क नहीं पड़ेगा। फिर Q1 निकालने के लिए 2 को 3 से गुना करोगे, 1 जोड़ दोगे तो 6 1 7 हो गया। फिर n निकालने के लिए 9 को 7 से गुना करोगे, 1 जोड़ दोगे तो 9 7 63 है, कितना आ गया 64। अगर n का वैल्यू 64 है तो रिमाइंडर क्या होगा, अगर आप 64 को 90 से भाग दोगे तो जाहिर सी बात है 64 ही रिमाइंडर आ जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नंबर 28 में है कि ये लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा जिसको आप 12 15 20 24 30 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 8 11 16 20 एंड 26 आ रहा है। अच्छा, अगर 30 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 26 आ रहा है, इसका मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। तो 6 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही सही आंसर हो गया। नंबर 29 में है कि 5 मैन काम को 20 दिन में कर सकते हैं, चलो ठीक है। फिर बोला है कि 10 वीमेन उस काम को 15 दिन में कर सकती हैं। 2 मेन एंड 6 वीमेन ने काम करना स्टार्ट किया। 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और 1 मैन ज्वाइन करता है काम करने के लिए। ग्रुप काम करना जारी रखता है टिल द एंड ऑफ वर्क। हमें बताना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमें पता है कि जो टोटल वर्क है वो कैसे आ रहा है, जब 5 पुरुष 20 दिन काम कर रहे हैं या फिर 10 महिलाएं 15 दिन काम कर रही है। बात समझ गए। तो यहाँ पे मैन एंड वीमेन का जो इफिशियंसी का रेशियो है कितना आ जाएगा, और देख लीजिए ऊपर हो गया 150 और 20 25 100 यहाँ से हो गया गया। तो 5 3 15 5 दूना 10, मतलब 3:2 हो गया है। तो 3:2 होने से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अगर मैन का इफिशियंसी 3 है तो 5 गुना 3 + 20 हो गया, तो 5 या 15 गुना 30, 300 हो गया। या फिर यहाँ पे आप 2 रख के भी निकाल सकते थे दूसरे वाले में। अब टोटल काम 3 यूनिट्स 100 यूनिट हमें करना है। पहले क्या बोला है
कि 2 पुरुष एंड 6 महिलाओं ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। 2 पुरुष का इफिशियंसी 6 हो जाएगा, 6 महिलाएं कितनी हैं आपकी, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। इन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है, तो इतना काम हो गया। फिर क्या हुआ, 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया। 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया, तो अब महिलाएं बचेगी कितनी, जाहिर सी बात है 6 थी, 3 चली गई तो 3 बचेगी, तो 3 के कारण उनका इफिशियंसी हो जाएगा 6। और एक और पुरुष ने ज्वाइन किया है, एक और कितने, हाँ पुरुष ने ज्वाइन किया है। तो पहले पुरुष कितने थे, देखिए 2, एक और ज्वाइन करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 का इफिशियंसी हो जाएगा 3 3 9, और एक एंड तक काम करेंगे। ठीक, तो देख लीजिए 12 6 18 5 90, 90 इधर चला जाएगा, कितना बचेगा 210, 210 इक्वल टू 15 एन। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 15 एक बार में, तो फिर हो गया 6 15 चौका 60, एन का वैल्यू 14 हो गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया 14, इन लास्ट में किया है और 5 पहले था, तो 14 5 हो गया 19 दिन, मतलब टोटल 19 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब पंडित की बारी है, तो यहाँ से जो अच्छा इसके पहले हाँ ARB था, तो इसके बाद जो है पंडित का सॉल्यूशन आएगा। ये बोला है कि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है, उसका है 75 × 30। क्या किया गया है कि इक्वल स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का कट किया गया है कॉर्नर पे, एंड बाकी को फोल्ड करके एक ओपन क्यूबॉइडल बॉक्स बनाया गया है। आपको बताना है फाइंड द आउटर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि देखिए 75 × 30 कीजिए, और इसमें से आपको कितना है इक्वल स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर को माइनस किया गया है, तो 4 × 5 का स्क्वायर हो गया 0, 5 × 15, 7 × 21 और एक 22, 22 50 में 100 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 2150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप बोलोगे हमने ये कैसे कर दिया, तो चलिए आपको दिखा देते हैं। पे समझो आपके पास क्या है, ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, चलो ठीक है। फिर कॉर्नर पे आपने 5 स्क्वायर वाला होल ऐसे करके क्रिएट किया, तो कि चलो ठीक है, ये भी ठीक। अब आप इसको फोल्ड करके यहाँ पे जैसे इसको उठा देंगे एंड फोल्ड करके ओपन क्यूबॉइडल बॉक्स बना रहे हो, ओपन क्यूबॉइडल बॉक्स। यहाँ पे आप ये देखो कि जब बॉक्स बनाओगे तो ए वाला पार्ट खाली रहेगा, ए वाला पार्ट नहीं रहेगा, ए वाला पार्ट नहीं रहेगा, ए वाला पार्ट नहीं रहेगा। तभी तो इस लाइन के लॉन्ग एक हम फोल्ड करेंगे, एक इस लाइन के लॉन्ग फोल्ड करेंगे, एक इस लाइन के लॉन्ग फोल्ड करेंगे एंड एक इस लाइन के लॉन्ग फोल्ड करेंगे। बात समझ गए। तो आप ऐसे आपको इमेजिन करना है कि जब हम बॉक्स को ओपन रखेंगे तो बाहर का सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो एरिया बच रहा है यही तो सरफेस एरिया होगा। बोले कि हाँ, अब ये एरिया कितना बच रहा है, एरिया यही बच रहा है ना, कि रेक्टेंगल का एरिया कितना था 75 × 30, इसमें से 4 स्क्वायर के एरिया को आपको माइनस करना है, तो 4 × 5 का स्क्वायर, यही हमने लिखा है कि 22 50 में से हमने 100 माइनस कर लिया, आंसर क्या आ गया 2150। बस समझ में आ गया। अगर आपको क्यूबॉइड बना के ही सॉल्व करना है तो कैसे होगा वो देख लीजिए। जब इसको आप बनाइएगा तो लेंथ का वैल्यू कितना आ जाएगा, लेंथ हो जाएगा 75 में से दोनों साइड 5 5 चला जाएगा तो 10 चला जाएगा, 65 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ के लिए जो दूसरा पार्ट था 30, इसमें से दोनों साइड से 5 5 चला जाएगा तो 20 सेंटीमीटर बचेगा। और इसका हाइट कितना हो जाएगा, हाइट जाहिर सी बात है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो सरफेस एरिया होगा, आपको जो आउटर सरफेस एरिया चाहिए, चलिए आउटर सरफेस एरिया हम इधर लिख देते हैं। तो आउटर टोटल सरफेस एरिया को हम TA से लिख लेते हैं, TA से। तो TA से में क्या होगा, देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ एक जगह होगा, ठीक, बाकी 2 जगह होगा क्या आपका ब्रेथ इनटू हाइट, एंड 2 जगह क्या होगा लेंथ इनटू हाइट। बात समझ गए। तो लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब कितना हो गया 0 और 130, मतलब 1300 हो गया। ब्रेथ इनटू हाइट 100 एंड 100 कितना हो गया 200, और 65 × 10 हो गया आपका 650। यहाँ से भी देख लीजिए 650 एंड 200 मिलकर हो गया 850 एंड 1300 मिलकर 2150। कैसे भी कीजिए आंसर तो वही आना है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि 6 डिजिट नंबर है जो 36 से डिविजिबल है, P एंड Q बराबर नहीं है, तो हमें बताना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P² Q² क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 1 P 9 Q4, तो हमें P² एंड Q² का ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए। 36 का मतलब होता है आपका 9 × 4, अगर ये 9 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो 4 के लिए जो लास्ट का 2 डिजिट है ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। हमें P² Q² मैक्सिमम चाहिए, तो 4Q Q4 में अगर ये बताइए, तो ये Q4 जो 4 से डिविजिबल है क्या क्या हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है 24, एक हो सकता है 44,
एक हो सकता है 64 और एक हो सकता है 84। ठीक है, तो हमें तो सबका मैक्सिमम चाहिए ना, तो Q का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 8। अभी संख्या आ गया 11P984। तो 8 4 12 9 21 2 23, 23 प्लस P आ गया। अब एक क्या है डिविजिबल बाई 9। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए P का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? P का एक वैल्यू आप 4 पुट कर सकते हैं, तो 23 और 4 27 हो जाएगा। फिर 27 9 चौका 36 के लिए 13 पुट करना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो P का वैल्यू 4 ही पुट कर पाएंगे। तब जो P एंड Q दोनों आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? P स्क्वायर Q स्क्वायर का 1024 आ गया। तो सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ए सच बोलता है 7 बार 11 बार में, बी बोलता है 5 बार 8 बार में, प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आरबी में भी आया है, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ हमने ले लिया है ए, यहाँ ले लिया है बी, यहाँ लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सही एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ झूठ। ए 7 बार सही बोल रहा है तो इसका सही बोलने का साथ 7/11 है, एंड झूठ बोलना हो गया 4/11। बी के केस में बी 8 में से 5 बार सही बोल रहा है तो 5/8 हो गया है, झूठ बोलना हो गया 3/8। हमें कॉन्ट्राडिक्ट कराना है। कॉन्ट्राडिक्ट कब होगा? जब ए सच एंड बी झूठ बोले, या फिर ए झूठ एंड बी सच बोले। तो कितना होगा? 7/11 ए सच बोला, 3/8 बी झूठ बोला। ए झूठ बोला 4/11, बी सच बोला 5/8। तो 20 एंड 21 मिलकर कितना हो गया? 41। तो आंसर आ गया 41/88, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 33 में है कि एज ऑफ एक पेड़ इस बात पर निर्भर करता है कि नंबर ऑफ रिंग्स कितना है। वैल्यू ऑफ सच अ ट्री इज प्रोपोर्शनल टू इज एज। कहने का मतलब कि अब जो इसका वैल्यू है, कीमत है, ये इसके एज के प्रोपोर्शनल है। एक पेड़ में 60 रिंग है, ये भाई एक पेड़ में 60 रिंग है एंड वो 80 साल पुराना है और उसकी कीमत कितनी है? 25,000। तो आपको बताना है कि एक ऐसा पेड़ जिसमें 27 रिंग है एंड देन अ ट्री विथ 27 ईयर्स रिंग इज एज एंड इट्स वैल्यू। तो उसका एज एंड वैल्यू क्या हो? बस सीधी सीधी बात है। पहले हम ये देख लेते हैं कि A1/A2 एज का जो रेशियो है ये रिंग के रेशियो के बराबर है, यही बोला है ना। तो 80 साल वाले का एंड यहाँ पे A2 आपको निकालना है। 80 साल वाले का रिंग कितना है? 60। और आपको पता करना है कि 27 रिंग वाले का उम्र कितना होगा, यही ना। तो 20 23 60, 20 चौका 80, 3 27, उसका उम्र हो जाएगा 36 साल। और 36 साल वाला एक ही ऑप्शन दिया है तो वही सही कर लेंगे। लेकिन फिर भी हमें ये देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो जो कीमत है, मतलब प्राइस 1/प्राइस 2, मतलब लॉजिक भी क्लियर कर लेते हैं ना। प्राइस 1/प्राइस 2 भी आपका ये रिंग के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो पहले प्राइस था कितना? 25,000। अभी का प्राइस हमें पता नहीं, लेकिन पहले रिंग था 60 एंड अभी का रिंग कितना है आपका? 27। तो 3 27 था, 3 20 60, 2 से इधर और 2 से 12 दूना 24, 1 25, मतलब 2 1 2 5 0। यहाँ से प्राइस का वैल्यू कितना आ गया? 0 9 5 45, 108 एंड 4 112, तो 11250। देखिए आंसर सही आ गया। तो बस यहाँ पे 2 बार प्रोपोर्शनल का यूज करना था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। टीना 1/3 काम 9 दिन में कर ली, बाकी के काम के लिए श्याम एंड राम का हेल्प लिया एंड काम को 14 दिन में कंप्लीट करती है। तो राम अकेले काम को कितना दिन में करेगा? अगर राम श्याम से 3 गुना ज़्यादा इफिशियंट, मतलब राम एंड श्याम का इफिशियंसी का रेशियो देखें तो 3:1 है। ध्यान दे कि टीना एंड राम प्लस श्याम, ये लोग जो है 1/3 काम तो इसने पहले ही कर लिया था, मतलब कि 2/3 वर्क करने में ले रहे हैं 14 दिन 14 डेज। तो 1 वर्क या फिर होल वर्क करने में कितना लेंगे? होल वर्क करने में ये लोग ले लेंगे 21 दिन। ठीक, तो यहाँ पे हम टीना लिख लेते हैं, फिर टीना प्लस राम प्लस श्याम लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है कि ऊपर जो हमने लिखे हैं इसमें राम एंड श्याम के इफिशियंसी का सम कितना आ रहा है? 3 और 1 4 यूनिट आ रहा है। इस बात का अगर आगे जरूरत पड़ा तो हम ध्यान रखेंगे। टीना 1/3 काम 9 दिन में करती है, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 27 दिन में, और ये तीनों मिलकर करेंगे 21 दिन में। टोटल वर्क अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना आ जाएगा? 189, एंड 189 में टीना का इफिशियंसी आ जाएगा 7 एंड इनका इफिशियंसी आ जाएगा 8 आ रहा है। 7 8 नहीं 9 आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा 9 आ गया। अभी यहाँ पे गड़बड़ी आ गया। गड़बड़ी इन द सेंस कि टीना का इफिशियंसी 7 है, इन तीनों का 9 है, तो राम प्लस श्याम का यहाँ से इफिशियंसी आ रहा है 2, लेकिन एक्चुअली में इसका इफिशियंसी कितना होना चाहिए? हमने देखा है 4। तो इस 2 को 4 बनाना है, 2 को 4 बनाना है। 2 को 4 कैसे बना सकते हैं?
बोलेंगे कि 2 से गुना करके, 1 मिनट, इस 2 की जगह 4 लाना है तो ओवरऑल 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से सब जगह गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 इंटू 2 सबका कलेक्टिव इफिशियंसी कितना हो गया 18। टोटल वर्क को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 9 दूना 18 और 18 दूना 36 एक 37। एंड टीना का इफिशियंसी को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अभी जो नया चेंज हो गया है, टीना का इफिशियंसी है 14, राम का इफिशियंसी 3 है, श्याम का इफिशियंसी 1 है। टाइम कितना लगेगा, 378 काम करना है 3 के रफ्तार से, 3 की इफिशियंसी से, तो 126 दिन लगेगा। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए अब 35 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 में थोड़ा सा करेक्शन है, 13.1/3 होगा, 13/2/3 नहीं, तो हमने यहाँ 1/3 लिख लिया। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट 30 साल की बात है, 1 मिनट, हाँ 30 साल में सिंपल इंटरेस्ट 8% की दर से 4/5 गुना हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3/4 कर दिया जाए तो बताना है, एंड इंटरेस्ट सेम रह रहा है, तो आपको बताना है कि टाइम पे क्या असर पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर एसआई सेम है, एसआई पहले जितना था उतना अभी भी है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि P1 R1 T1 बटा 100 का वैल्यू हो जाएगा P2 R2 T2/100। कोई दिक्कत नहीं, 100 चला गया। यहाँ प्रिंसिपल भी सेम है तो प्रिंसिपल भी चला गया। अभी आप देख पाओगे कि जो रेट का रेशियो है R2/R1, ये टाइम के रेशियो का उल्टा हो गया, मतलब T1/T2 हो जाएगा। अभी R2/R1 कितना हो गया, रेट तो 3/4 हो गया है, तो पहले 4 था तो अभी 3 हो गया है, तो टाइम का रेशियो हो गया T1/T2। मतलब हमें पता चल गया कि टाइम जो है ये कितना हो गया है, 4/3 गुना हो गया है पहले का। क्या ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, दिया है तो मजा आ गया, नहीं, ये 3/4 दिया हुआ है, जबकि 4/3 होना चाहिए था। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा T1 कितना था। अभी आइए क्वेश्चन के पहले पार्ट पे कि 4/5 टाइम प्रिंसिपल हो जाता है, तो एसआई जो है 4/5 हो जाता है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल P है, रेट है R, और टाइम कितना दिया था, टाइम हमें पता नहीं, यही टाइम तो आपका T1 है। अच्छा, रेट है 8 और बटा का आप क्या लिख सकते हो 100, तो P से P चला जाएगा, और 4 दूना 8, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू कितना आ गया 10। अगर टाइम का वैल्यू 10 है, T1 10 है, तो T2 का वैल्यू कितना आ रहा है 40/3, और 40/3 को आप लिख सकते हैं 13 1/3 साल। तो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक बैग में 8 रेड बॉल है, 4 येलो बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है, 3 बॉल्स को रैंडम उठाया गया है, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि उसमें से कोई भी येलो नहीं होगा। ठीक, निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये आ जाएगा। सबसे पहले NS कितना है, सैंपल स्पेस, तो यहाँ से पता चलेगा कि 8 4 12 एंड 5 17, 17 है, तो 17 में से आपने 3 सेलेक्ट किया। अगर कोई भी येलो नहीं है तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वह रेड एंड ग्रीन में से सेलेक्ट करेंगे। बोल के बात तो सही है, रेड एंड ग्रीन की संख्या हो गई 8 5 13, तो NE कितना हो जाएगा आपका 13C3। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे कि रेड एंड ग्रीन में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, है ना। येलो हमें सेलेक्ट करना ही नहीं था क्योंकि येलो एक भी चाहिए नहीं, तो NE हो गया है 13C3 एंड इधर हो गया है आपका 17C3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऊपर आएगा 13 गुना 12 गुना 11 बटा 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यह आ जाएगा 17 गुना 16 गुना 15। कुछ कट रहा है, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, फिर 3 5 15, तो 5 चौका 20 और 17 340, यानी आ गया है 143। 13 दहाक 130, 11 143, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि एक डांस क्लास जाने के लिए नीलम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने से 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगर उसने स्पीड को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिया, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने लगा, तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस शी ट्रेवल फ्रॉम हर हाउस टू हर डेस्टिनेशन, तो बताना है कि डिस्टेंस कितना है। आप ऐसे समझिए, डिस्टेंस सब में क्या है, सेम है, क्योंकि चलो ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो जो स्पीड का रेशियो है S1/S2, ये टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा, मतलब T2/T1। बात समझ रहे हैं, बोले कि बिल्कुल। पहले ये जा रही थी 5 के रफ्तार से, फिर जा रही है 6 के रफ्तार से, टाइम का रेशियो हो जाएगा। पहले टाइम T2 लग रहा था, तो अभी टाइम कितना लगेगा T। अब ये जो टाइम का गैप है वो कितना है, देखिए 5 के रफ्तार से जा रही है तो टाइम लग रहा है कि लेट पहुंच रही है, मतलब T+10 लग रहा है। जब 6 के रफ्तार से जा रही है तो 15 मिनट पहले पहुंच रही है, तो T-15 लग रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना आ रहा है 25 मिनट्स का आ रहा है,
बात समझ पाए। चलिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले टाइम लग रहा था T1, अब लग रहा है T2। यहाँ पे हो गया है 6 एंड ये हो गया है 5। तो पहले टाइम कितना लग रहा था 6 यूनिट, अभी लग रहा है 5 यूनिट। तो भैया हमें पता चल गया कि यहाँ गैप जो है इसके बीच का, टाइम के बीच गैप है 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट किसके बराबर है, 25 मिनट के बराबर है। अगर 1 यूनिट 25 मिनट के बराबर है तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा, 150 मिनट के बराबर होगा। बोले कि ये भी सही है। पता करना है कि डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए पहले केस में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, इसे टाइम कितना लग रहा है 150 मिनट। तो 150 मिनट हो गया, इसको घंटा में बदलने के लिए आप 60 से भाग दे दोगे तो गया 15 से 75, मतलब 3 दूना 6, 3 5 15, 25/2 का हम बोल सकते हैं 12.5 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें दिया है कि लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सेस कितना होगा। ये कोई बड़ा बात नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो हम कैसे कर लेंगे, आइए देख लीजिए। इसको ऐसे करके दिखा देना है, और जहाँ एक्स एक्सिस को कट करें, ये ध्यान दें, ये है 6x जो 17.5 y = 420, यही है ना। तो जहाँ पे x को कट कर रहा है वो पॉइंट कितना होगा, y0 पुट करने से आ जाएगा x का वैल्यू 70,0, एंड जिस पॉइंट पे y को कट कर रहे हैं वहाँ x 0 होगा। तो अगर आप इसमें x 0 पुट कर रहे हो दोस्त, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 420 है, 17.5 को लिख सकते हैं 35/2, है ना। तो 35 एक बार में, 35 दूना 70, 12 दूना 24 हो गया, तो ये 0,24 हो गया। ये जो डिस्टेंस है d, ये कितना हो जाएगा, √70 का स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर। बस समझ पाए, का स्क्वायर कितना होगा 4900 एंड 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। ये कितना आ गया, √5476 एंड 5476 किसका वैल्यू हो जाएगा, 74 का ना, हाँ 74। तो 74 आंसर आ गया, 74 यूनिट। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 39 में कि पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड जो रोम्बस के शेप है 800 मीटर है, उसका एक डायगोनल 240 मीटर है, तो आपको एरिया ऑफ फील्ड बताना है। कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा, देख लीजिए। अच्छा, रोम्बस तो बना ही नहीं, हम यहाँ पे एक रोम्बस ऐसे बना लेते हैं, एंड ये है 800 मीटर। तो अगर 800 मीटर है तो हर एक साइड कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि हर एक साइड हो जाएगा 200 मीटर का। डायगोनल कितना दिया है, एक डायगोनल इसका दिया है 240 मीटर, ठीक है। और ये भी कितना होगा 200 मीटर। वैसे हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। एरिया निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा 2 बराबर भागों में, ये हो जाएगा 120, इधर भी हो जाएगा 120। हमारा पूरा काम है कि ये जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है d, इसको निकालना। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 200 स्क्वायर में से 120 के स्क्वायर को माइनस करेंगे, 200 स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से 320 आ रहा है, और एक कितना आ गया 80। तो 8 × 16 = 24 × 25, तो 256,000, मतलब ये 160 आ गया। बस काम खत्म। एरिया कितना आ जाएगा, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 240, एंड यहाँ पे हाइट d है तो 160 हो गया। ये तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, इसको आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से जैसे ही आप गुना करोगे क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। 2 से 2 इधर चला गया, 00 आ जाएगा, 16 चौका 64 और 32 और 6 38, 38400, ऑप्शन नंबर सी। वो 40 बहुत ही शानदार लग रहा है। क्या है देखिए, सीड एंड यूवी, एक 2400 में कुछ खरीदता है, एक 3600 में। सीड ने एंड यूवी ने फिर क्या डिसाइड किया कि देख, सीड x% इंक्रीज कर रहा है, एंड यूवी जो है वो आपका x/2% इंक्रीज कर रहा है, मीन्स मार्क प्राइस रख रहा है। बाद में सीड जो x% इंक्रीज किया था, x/2% डिस्काउंट दे रहा है। यूवी जिसने x/2% इंक्रीज किया था, x% डिस्काउंट दे रहा है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज, मतलब परसेंटेज लॉस जो यूवी को हुआ है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि ऐसे तो आपका क्या है, लॉस है तो निगेटिव आ जाएगा ना, वो है 3 गुना है किसके, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय सीड। तो हमें बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। आप ऐसे समझिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सीड एंड यहाँ पे लिख रहे हैं यूवी, बात समझ रहे हो। सीड ने x% इंक्रीज किया, तो सीड के केस में नेट क्या होगा, x ने इंक्रीज किया x% से, और x/2 डिस्काउंट दिया है, तो R1 + R2 + R1 R2/100 होता है, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा x² 200। यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, R इफेक्टिव निकालने का जो तरीका होता है, R1 जोड़ R2 + R1 R2/100। ध्यान दें, इंक्रीमेंट के लिए हम प्लस का यूज करते हैं, डिक्रीमेंट के लिए माइनस का।
सीड एक्स अगर मान लीजिए कि x% से इंक्रीज करके x/2% से अगर आप दे रहे हो, मीन्स डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपको यहाँ पे फायदा हो रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया है। ए आ जाएगा x/2 माइनस x²/200%। ये क्या हुआ है? प्रॉफिट। किसको? सीड को। यूवी के केस में क्या है, जब हम नेट निकालेंगे तो इसने x/2 इंक्रीज किया था, लेकिन डिस्काउंट दे दिया x का, तो माइनस x²/200, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये वैल्यू आ जाएगा -x/2 माइनस x²/200। ये है आपका लॉस। ध्यान दें, ये निगेटिव में आ रहा है, इसलिए ये लॉस है। हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हम माइनस को हटा देंगे और ये बच जाएगा आपका x/2 प्लस x²/200%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो प्रॉफिट है इस लॉस का, नहीं, लॉस जो है प्रॉफिट का 3 गुना है, यही बोला है ना। तो लॉस कितना हुआ है? x/2 प्लस x²/200% का लॉस हुआ है। प्रॉफिट का 3 गुना है, तो प्रॉफिट कितना है? 3। यहाँ से आ गया 3x/2 माइनस 3x²/200। 3x/2 में से x/2 जाएगा, कितना बचेगा? x, और x का वैल्यू आ जाएगा आपका 4x²/100%। तो 4x²/200% मतलब 200 आ गया। तो जाहिर सी बात है x का वैल्यू कितना आ गया? 50। तो 50% की हम बात करें, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का जो सिंपल सा तरीका हम बता देते हैं आपको, कि जैसे √30 है, फिर से √30 है, फिर से √30 है, बीच में प्लस है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसको आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है और दोनों के बीच का गैप 1 होना चाहिए। गैप 1 होना चाहिए। और आंसर क्या आएगा? प्लस है तो जो बड़ा है वही आंसर आ जाएगा। तो 6 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगर यही माइनस वाला होता, जैसे √30 माइनस √30 माइनस √30 ऐसे करके होता, तो भी हम इसको गैप 1 लेके सॉल्व करते, मतलब ब्रेक करते 30 को। और यहाँ पे गैप क्या होना चाहिए? जिसके बीच का 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आता? 5। समझ गए? तो फिर बीच में माइनस है तो छोटा वाला आंसर आएगा, बीच में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि OABC एक क्वाड्रिलेटरल है, O सेंटर ऑफ सर्कल है और ABC पॉइंट्स है आपका सर्कल के ऊपर। ठीक, तो आइए पहले सर्कल बना लेते हैं। OABC बन गया। ABC पॉइंट्स इतना पे, सच दैट एंगल ABC इक्वल टू 120 डिग्री। ये वाला एंगल है आपका 120 डिग्री। D एक पॉइंट है सच दैट AD इज अ डायमीटर। अब AD अगर डायमीटर है तो AO पहले है, इसी को एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पे D तक, और AD आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर। व्हाट इज द मेजर ऑफ ADC प्लस एंगल OCA? ADC आपको ADC निकालना है, एंगल प्लस OCA। OCA क्या है? ये वाला है ना, में ज़्यादा दम है नहीं। यहाँ से आपको दिख जाएगा कि ABCD क्या हो गया? ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हो गया ना। जैसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ऑपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इधर 120 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? 60 डिग्री। अब देखिए, OD एंड OC दोनों क्या है? रेडियस। तो इधर 60 है, तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा? 60 डिग्री। यहाँ तक समझ गए? अब एंगल ACD क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि AD डायमीटर है, तो ये हो गया एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ACD हो गया 90 डिग्री। इसमें से ये वाला पार्ट अगर 60 डिग्री है, तो बाकी का जो पार्ट बचा दोस्त इधर, ये कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। बोले कि चलो ये भी ठीक। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि एंगल ADC प्लस एंगल OCA कितना होगा। तो 60 प्लस 30 आ रहा है। आसान सा। कितना आ गया आंसर? 90 डिग्री। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं थी, इसको और आसानी से आप कर सकते थे। कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। करते, हमें चाहिए था ADC एंड OCA, मतलब A थीटा एंड A अल्फा, इसको जोड़ना था। हमें पता है कि OC एंड OD क्या है? दोनों रेडियस है, तो इधर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। यहाँ से देख के हम ऐसे ही बता सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 90 डिग्री। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी। तो उम्मीद करते हैं लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो ऑल मॉक टफ क्वेश्चन का सोल्यूशन है समाप्त होता है। इसमें हमने RBE, ओलिवोड और पंडित के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व किए। ये जरूर आपको फायदा पहुंचाएगा मेंस में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।